अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा एक बेसिक फार्माकोलॉजिकल टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो टॉपिक में घुसने से पहले, इस सोर्स ऑफ ड्रग्स को पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले हमें पता होना चाहिए सोर्स क्या होता है। जब भी हम सोर्स बोलते हैं इसका मतलब होता है उसका ओरिजिन या उसका असली ज़रिया, यानी कि वो चीज़ कहाँ से आई है। तो इसी तरह से जब हम ड्रग्स की बात करते हैं यानी दवाइयों की बात करते हैं, वो भी कई अलग अलग जगहों से मिलती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, लैब में बनाई गई सिंथेटिक ड्रग्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो है सोर्स ऑफ अ ड्रग कहलाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ड्रग्स के ये डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स क्या है और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्स का। आपको समझ आ गया, जरिया या फिर ओरिजिन। क्या जरिया या फिर ओरिजिन, कहाँ से हमें ड्रग्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मेजर क्लासेस में बात करूंगा, यहाँ पे सोर्सेज के डिफरेंट क्लासेस में लिखूंगा, उसके बाद आपको जो है एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है ना। पहला सोर्स होता है प्लांट सोर्स, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आगे। दूसरा होता है हमारा एनिमल सोर्स, नाम से ही पता लगता है सारी चीज़ें, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास मिनरल सोर्स, ठीक है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अर्थ सोर्सेज भी बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ से ही मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं हमें। देन उसके बाद फोर्थ वन इज द माइक्रोबायोलॉजिकल। कोई साइंस नहीं लगती है इसमें, सिंपल सी बात है, वर्ड से ही पता लगता है कि कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। मिनरल सोर्स में माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। देन सेमी सिंथेटिक, ये मैं एक साथ ही लिखता हूँ, ठीक है, सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक सोर्सेज, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए एक साथ ही लिख रहा हूँ मैं, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक सोर्सेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकॉम्बिनेंट, या आपने 12th में पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ से भी हम जो है बहुत सारे ड्रग्स जो कि आज कॉमनली यूज़ होता है, ये कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिंथेटिक डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ से भी हम बहुत सारे ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब हमने जो है बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स निकालनी होगी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ये आ गया समझ। प्लांट सोर्सेज प्लांट से ही मिलती हैं, एनिमल सोर्सेज एनिमल से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया फंगई होते हैं वहाँ से मिलते हैं, सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक ये कहाँ से लैब में बनाए जाते हैं, इनको जो है ये नेचुरल सोर्सेज से ही मिलते हैं, ठीक है ना। नेचुरल सोर्सेज उनको थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स मिलती है, और ये जो है ये प्रॉपरली जो है हमें लैब से ही मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, डीएनए में जो है मॉडिफिकेशंस करते हैं, चेंज लाते हैं, ठीक है ना। ड्रग का जो न्यूक्लियस होता है उसमें चेंज लाते हैं, वहाँ पे जो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है लास्ट सोर्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लांट सोर्स से, ठीक है, प्लांट सोर्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप मुझे बताओगे प्लांट के किस किस पार्ट से हमें जो है ड्रग्स मिल सकते हैं। सिंपली आप बताओगे सर हमारे पास प्लांट के हमारे पास क्या क्या होते हैं, रूट्स हो सकते हैं जिससे हम बना सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं। सिंपली प्लांट के पार्ट्स बताने आपने, कौन कौन सा होता है, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, है ना, फ्रूट्स होते हैं, और क्या होते हैं हमारे पास, जो स्टेम होता है, जो बार्क होता है, छिलका जो होता है, ठीक है ना। ये सब से हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट प्लांट पार्ट से हमें क्या मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं ड्रग्स के, ठीक है। ये प्लांट सोर्स हो गया। तो ये जो है ये माना जाता है, जो प्लांट सोर्स है इसको लिखा जाता है कि ये सबसे पुराना सोर्स होता है हमारे पास ड्रग्स का। मतलब कि ट्रेडिशनल ज़माने में, पुराने ज़माने में इन जो है प्लांट्स का, पेड़ पौधों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था इलाज के लिए। मतलब कि हम जो है इलाज के लिए प्लांट्स के पास जाते थे और उनसे कुछ दवाइयाँ लाते थे, इन्हीं का, रूट्स का, लीव्स का, फ्रूट्स का, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था, इसीलिए हम प्लांट्स का यूज़ करते थे, जड़ी बूटियों का यूज़ करते थे, प्लांट से जो मिलती थी, और उनको जो है इलाज के लिए और जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है प्लांट से ड्रग्स कैसे मिलती हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये रूट्स, लीव्स, है ना, जो पत्ते होते हैं, बार्क, छिलका होता है, जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं, है ना, सीड्स मैंने लिखा नहीं है, सीड्स भी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फूल जो होते हैं, उनसे इन सब जो है मेडिसिनल कंपाउंड जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इन सब प्लांट के पार्ट से, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे डिजिटैलिस की। एग्जाम्पल्स याद रखना, डिजिटैलिस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डिजिटैलिस का। ये एक प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नाम होता है डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। ये लिखना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, ठीक है, डीपी, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा क्या, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया एक प्लांट होता है डिजिटैलिस, जिसको हम डीपी, कहाँ से इसका साइंटिफिक ओरिजिन है, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। इस प्लांट की लीव्स से एक केमिकल मिलता है जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है, स्पेशली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इससे बनाई जाती है डाइगॉक्सिन, इससे हमें क्या मिलता है, डाइगॉक्सिन मिलता है,
ठीक है, एक ड्रग मिलता है यहाँ से, एक केमिकल मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइगॉक्सिन, जो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, याद रखना। ठीक है, देन उसके बाद ये लीव्स हो गए। उसके बाद ओपियम, याद रखना, ओपियम जिसको हम अफीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफीम बोलते हैं। ओपियम जो है ये पॉपी प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पॉपी प्लांट से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, पॉपियम प्लांट से मिलता है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, पेपावर सोम्निफेरम। ठीक है, इनके फ्रूट से ये हमें मिलता है। तो यहाँ पे फ्रूट कहाँ गया, तो ये फ्रूट से मिलता है। कौन सा, ओपियम, पॉपी प्लांट से क्या मिलता है, ओपियम, जो कि क्या है, एक कार्डियक सॉरी ये जो ओपियम है ये पॉपी प्लांट से हमें मिलता है, मतलब कि कहाँ से मिलता है, इस प्लांट के फ्रूट से हमें मिलता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पेपावर सोम्निफेरम। क्या, पेपावर सोम्निफेरम, ये याद रखना, पेपावर सोम्निफेरम, PS लिख रहा हूँ मैं, याद रखना। इसके फ्रूट से हमें ये मिलता है ये ओपियम। ठीक है, इससे जो है मॉर्फिन, कोडीन जैसे पावरफुल पेन किलर जो है वो बनाई जाती हैं। इससे क्या मिलता है हमें, ओपियम, मतलब इसमें क्या क्या मिलता है हमें, एक तो मॉर्फिन मिलता है जो कि पेन में यूज़ होता है, जब पेन होती है पेशेंट को, सर्जरी में जब पेशेंट की जो बहुत ज़्यादा पेन होती है उसमें हमने जो है मॉर्फिन का यूज़ करते हैं। और जो है हमारे पास कोडीन भी मिलता है, जो पेन किलर्स होते हैं। ठीक है ना, ये पावरफुल पेन किलर जो है ये बनाई जाती है कहाँ से, ओपियम से, जो कि पॉपी प्लांट से मिलता है, पॉपी प्लांट के फ्रूट से मिलता है। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, पेपावर सोम्निफेरम। याद रहा यहाँ तक, आप सुना यहाँ पे, ये जो बार्क होता है इससे हमें जो है, एक प्लांट होता है आपको याद होगा, सिंचोना ट्री, सिंचोना ट्री, सिंचोना ट्री के बार्क से हमें क्या मिलता है, हमें क्विनीन मिलता है। क्या मिलता है, क्विनीन, QUININE। ठीक है, QUININE, क्विनीन मिलता है, जो कि पहले जो है मलेरिया में यूज़ होता था, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था। ठीक है, क्या मिलता है, सिंचोना ट्री के बार्क से, छिलका जो होता है ट्री का, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, पौधे का, सिंचोना, CINCHONA, इसके बार्क से, इसके छिलके से हमें क्विनीन मिलता है, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता था। ठीक है, नाउ देन उसके बाद जो है हमारे पास आता है एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना। क्या, एट्रोपा बेलाडोना। इसके जो लीव्स होते हैं, ठीक है ना, इसके जो लीव्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, एट्रोपिन मिलता है। क्या मिलता है, आप इससे जो है बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो सकते हैं पहले से ही। एट्रोपिन मिलता है, जो कि एक पावरफुल या फिर इंपॉर्टेंट कह सकते हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। क्या होता है, पावरफुल या इंपॉर्टेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। एंटीकोलिनर्जिक आपको पता होगा, इसका मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन जो नाम का एक केमिकल होता है उसके इफेक्ट उसको ब्लॉक करते हैं। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि नर्वस से सिग्नल भेजने का काम करता है, स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये सिस्टम जो है आपको पता होगा बॉडी को रेस्ट मोड में जो है ले जाता है। जैसे हार्ट रेट जो है वो स्लो करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट करता है, सलाइवा ज़्यादा बनाता है और प्यूपिल्स को जो है छोटा करता है, मतलब कंस्ट्रिक्ट करता है। तो जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे एट्रोपिन जो है पेशेंट्स में देते हैं तो एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट कम था अब बढ़ेगा, सलाइवा कम था, सलाइवा ज़्यादा हो रहा था अब कम होगा, ठीक है ना, ड्राई माउथ होगा। प्यूपिल जो है अभी तक कंस्ट्रिक्ट हो रहा था, ठीक है, तो अब जो है वो क्या होगा, अब डायलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने एट्रोपिन दिया है, ठीक है ना। तो क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक है, ठीक है, जो कि प्यूपिल डायलेशन जो कब करनी होती है, आई एग्जाम में हमें यूज़ होता है। और स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे कुछ सर्जरीज में जो है हेल्पफुल होता है। और आपको पता होगा जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है और उसको ब्रैडीकार्डिया होता है, ब्रैडीकार्डिया मतलब होता है हार्ट रेट कम होता है। अगर किसी भी पेशेंट का हार्ट रेट कम होता है ड्यूरिंग द सर्जरी, तब हम एट्रोपिन देते हैं। क्यों, क्योंकि जो एट्रोपिन होता है ये एक पावरफुल इंपॉर्टेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ाएगा, सलाइवेशन कम करेगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये होता है एट्रोपिन। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। देन उसके बाद एक और प्लांट होता है हमारे पास, नेमली द रुवोल्फिया, WOLFI, रुवोल्फिया सरपेंटिना। ये जो है इसकी रूट्स से हमें क्या मिलता है, इसके जो रूट्स होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, रिजरपाइन मिलता है। एक ड्रग होता है नेमली रिजरपाइन। क्या मिलता है, ये जो ड्रग होता है रिजरपाइन, ये क्या होता है, एक हाइपोटेंसिव एजेंट होता है। क्या होता है, हाइपोटेंसिव एजेंट। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जगह फिजूल में जा रही है, ठीक है। ये जो है ये हमें जो है एक हाइपोटेंसिव एजेंट होता है जो कि हाइपरटेंशन में काम आता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसमें हम क्या करते हैं, रिजरपाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने सिंचोना ट्री के बारे में बता दिया था, एट्रोपा बेलाडोना के बारे में बता दिया। और एक याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो नक्स वोमिका होता है, नक्स वोमिका, VOMICA। ये जो नक्स वोमिका होता है इसके जो सीड्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं, है ना, बीज जो होता है इसका, उससे हमें क्या मिलता है, सिट्राइचिनिन मिलता है। क्या, STRYCHNINE,
सिट्राइचिनिन मिलता है इसके सीड से, इसके जो सीड्स होते हैं, ये जो नक्स फॉर्मिंग का होता है, इसकी सीड से हमें सिट्राइचिनिन मिलता है, सिट्राइचिनिन मिलता है, जो क्या होता है, एक CNS स्टिमुलेटर होता है, CNS स्टिमुलेटर होता है। ऐसे ही जो सिट्राइचिनिन होता है ये मिलता है इसके सीड से हमें, जो कि एक CNS स्टिमुलेटर होता है। नक्स वोमिका के सीड से हमें क्या मिलता है, सिट्राइचिनिन मिलता है, जो कि एक CNS स्टिमुलेटर होता है। ठीक है, ये हो गए प्लांट सोर्सेज। अब बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की। अब सुना यहाँ पे एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज का सबसे पहले होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है, जैसे हम पिग या फिर कैटल की बात करें, उसके पैनक्रिया से जो कि एनिमल्स हैं, उनके पैनक्रिया से हमें इंसुलिन मिलता है, जो कि डायबिटीज़ को ट्रीट करता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यूरिन जो प्रेग्नेंट मदर का होता है, ये बात याद रखना, जो प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसकी जो यूरिन होता है, ठीक है, उसमें जो है हमें क्या मिलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो कि इनफर्टिलिटी में यूज़ होता है। देन शीप थायराइड, शीप का जो थायराइड ग्लैंड होता है, उससे हमें थायरॉक्सिन मिलता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो कि T3 होता है। ठीक है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन मिलता है, जो कि थायराइड डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। देन कॉड लिवर ऑयल, अगर डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे, तब भी हम यूज़ करते हैं। देन कॉड लिवर ऑयल जो है, इसमें ये एक सोर्स होता है विटामिन A एंड विटामिन D। ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लाइंडनेस वगैरह जब आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, विटामिन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सनलाइट से भी हमें जो है नेचुरली मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से भी मिल सकती हैं, कॉड लिवर ऑयल से भी जो है हमें मिल सकती हैं। ये हो गया एनिमल सोर्सेज। आपने बस एग्जाम्पल्स याद रखने, थोड़ा सा फंक्शन भी उनका याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप सुनना यहाँ पे मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज जो है ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं, जैसे आयरन हो गया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, जो कि थेरेप्यूटिकली हम डिजीज़ को या फिर डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी में यूज़ करते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयरन जो है ये क्या ट्रीट करता है, जब आयरन की कोई भी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तब हम क्या करते हैं, तब हम आयरन का यूज़ करते हैं डायरेक्टली। देन मर्क्यूरियल साल्ट जो है, ये जो है अगर हम देखें, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, लाइक सिफिलिस। ये याद रखना, सिफिलिस के लिए हम क्या करते हैं, मर्क्यूरियल साल्ट जो होते हैं, मर्क्यूरी के जो साल्ट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जिंक जो है, एक जिंक एज सप्लीमेंट यूज़ होता है। ठीक है, एज जिंक सप्लीमेंट ही यूज़ होता है। देन उसके बाद जिंक ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद आता है जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट होता है, ये हम वाउंड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जख्म पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये डायरेक्टली, इनके में सोर्सेज क्या बताऊँ, ये सोर्सेज ही हैं, डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। आयोडीन जो होता है, ये जो है एज हम कह सकते हैं एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। ठीक है, ये सोर्सेज ही हैं ड्रग्स के। ठीक है ना, ये डायरेक्टली यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। और जो गोल्ड साल्ट्स होते हैं, गोल्ड जो एलिमेंट होता है, मेटल होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये साल्ट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, जॉइंट इन्फ्लेमेशन में यूज़ होता है, जो इसको ट्रीट करने, इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम गोल्ड साल्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सुना यहाँ पे सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। सेमी मतलब हाफली सिंथेटिक सोर्सेज होते हैं, मतलब कि ये जो है असल में नेचुरल सोर्सेज से ही मिली जाती हैं, नेचुरल सोर्सेज से ही मिलती हैं, लेकिन उसमें फिर लेबॉरेटरी में कुछ केमिकल चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनते हैं। मतलब कि ये नेचुरल सोर्स से पहले ली जाती हैं, उसके बाद नेचुरल सोर्सेज हमने कुछ जो है सोर्स लाए, नेचुरल सोर्स लाते हैं, उसको फिर लैब में लेके कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना, केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनते हैं। और हम ऐसे क्यों करते हैं, असल में ये क्या होता है, ये जो है, ये जो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल नेचर से ही मिलता है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसके इफेक्ट को, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन दोनों को क्या किया जाए, उनको बेटरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, उनको बेटर बनाया जा सके, उनके इफेक्ट को एनहेंस किया जा सके। इसीलिए फॉर एग्जांपल इसमें जो है एग्जांपल हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन क्या है, ये एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन से लिया जाता है, पेनिसिलिन फंगई से मिलता है, जो पेनिसिलिन आपको नाम पता होगा, पेनिसिलिन नोटेटम जिसको कहा जाता है, एक प्लांट होता है। ठीक है ना, वहाँ से नेचुरली लिया जाता है, लेकिन लैब में उसमें जो है केमिकल चेंजेस करके एमॉक्सिसिलिन जो है वो बनाया जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है ओपियम, ओपियम से लिया जाता है हीरोइन। ठीक है ना, तो ये जो हीरोइन होता है, ये ओपियम नेचुरली ओपियम से ही बनता है, लेकिन उसमें जो है लैब में मॉडिफिकेशन की जाती हैं और हमारे पास हीरोइन मिलता है एज अ सेमी सिंथेटिक ड्रग। अब सुना यहाँ पे सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स जो होती हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि पूरी तरह लेबॉरेटरी में केमिकल्स को कंबाइन करके जो है वो सिंथेसाइज की जाती हैं, बनाई जाती हैं। यानी कि नेचुरल सोर्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे लिखा है बाई आर्टिफिशियल केमिकल रिएक्शंस। हम लैब में लेके लैब में कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना, लैब में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और वहाँ पे उनका रिजल्ट क्या होता है, सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो हमें मिलती हैं। इसमें क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो यूज़ ऑफ नेचुरल सोर्स। इसमें कोई भी नेचुरल सोर्स का यूज़ नहीं होता, फुली लैब मेड ड्रग्स या फिर फुली मैन मेड ड्रग्स होती हैं। इनमें कोई भी हम जो है नेचर का नेचुरल सोर्स कोई भी ऐड नहीं करते, फुली लैब मेड होती है, लैब में बनाई जाती हैं। ठीक है, और जो है ये जो सिंथेटिक ड्रग्स होती है, इसमें एग्जांपल क्या है, इसमें एग्जांपल है पैरासिटामोल, जो कि फीवर और पेन के लिए यूज़ होती है। ये पूरी तरीके से क्या होता है, सिंथेटिक ड्रग होती है। तो उसके बाद डायज़ेपाम एक एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जो कि पूरी तरह से लैब में बनाई जाती हैं। और ऑब्वियसली आइबुप्रोफेन जो है एक पेन किलर होता है, जो कि लैब में सिंथेसाइज होता है। ये ड्रग्स जो होती हैं, ये जो
सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं ये मास प्रोडक्शन में जो है आती हैं, ज़्यादा कंट्रोल होती हैं और जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम बनाते हैं और इसमें मास प्रोडक्शन होता है। एक ही टाइम पे हम बहुत सारे ड्रग्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसीलिए जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं इनमें हाई प्योरिटी और कंट्रोल होता है, मतलब कि इन ड्रग्स का कंपोजिशन और क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत आसान रहता है, इसीलिए क्योंकि ये लैब में बनाई जाती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा सेफ़ होती हैं और ज़्यादा रिलायबल होती हैं। उनमें मैंने कहा कि ये मास प्रोडक्शन फ्रेंडली होते हैं क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स को जो है लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, इसीलिए ये इनका कॉस्ट जो है वो भी रिलेटिवली कम होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है। क्या होती है? लॉन्ग शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। ये ज़्यादातर जो है एक्सपायर भी नहीं होते हैं ना, ज़्यादातर सिंथेटिक ड्रग्स जो है इनका शेल्फ लाइफ या फिर एक्सपायरी टाइम जो है वो नेचुरल ड्रग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। देन उसके बाद अब सुना यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स जैसे नाम से ही पता लगता है, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको भी ड्रग्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गए, मोल्ड्स हो गए, ये सारी बैक्टीरिया ये जो माइक्रोबायोलॉजी होती है या फिर माइक्रोब्स होते हैं, इनका यूज़ हम ड्रग्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपने याद रखने। पेनिसिलिन जो है ये एक फंगई से मिलता है, एक फंगई से, एक एंटीबायोटिक है, फंगई से मिलता है। इसका नाम क्या होता है? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये किस लिए यूज़ होती है, ये जो है एक चीज़ ये जो है एंटीबायोटिक, एज एन एंटीबायोटिक यूज़ होती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। और सबसे पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है जो डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। और बाकी इसी से डिराइव की गई थी बाद में। और उसके बाद सिट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होता है। और ये जो कहाँ से लिया जाता था, कहाँ से इसको डिराइव किया जाता है, कहाँ से, क्या सोर्स है इसका? वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है, ग्रीसियस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी नहीं आ रही है, ग्रीसियस, GRESEUS, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है। मैंने कहा माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, फंगई, मोल्ड्स, मतलब वो सोर्सेज जो कि हम कहाँ से लाते हैं? बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स से, जैसे बैक्टीरिया, फंगई, मोल्ड्स। और इसमें एग्जांपल्स मैंने बताया पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम से लिया जाता है। इसका सोर्स कौन सा होता है? पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंगई है। क्या है? एक फंगई। और मैंने कहा ये इन्फेक्शन के लिए एज एन एंटीबायोटिक यूज़ होता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पहली बार दुनिया में आया था, डिस्कवर हुआ था, वो कौन सा था? पेनिसिलिन। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होता है और इसका सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है। अब सुना यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये टेक्निक जो है इसमें क्या करते हैं, जिसमें जो है ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डीएनए के टुकड़ों को हम कट करके क्या करते हैं? नए ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट करते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सके। जैसे हमारे पास ड्रग्स हो गए, हार्मोन्स हो गए या वैक्सीन हो गए, या सिंपली यहाँ पे समझो एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसका भी डीएनए लेंगे, इसका भी डीएनए लेंगे, उनको कट करके हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे? हम उसको इंसर्ट करेंगे, एक न्यू डीएनए प्रोड्यूस होगा और इस न्यू डीएनए से क्या होगा? ड्रग या फिर प्रोटीन जो है वो बनाया जाता है। सिंपली इसमें क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसको हम सेल स्ट्रक्चर टेक्निक भी बोलते हैं। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसमें क्या करते हैं? ह्यूमन जीन जो होता है, ह्यूमन जीन, अगर हम एक ह्यूमन लेते हैं, ह्यूमन से हम जीन लेते हैं, क्या लेते हैं? एक जीन लेते हैं और उसको बैक्टीरिया में डालते हैं या फिर यीस्ट में डालते हैं। बैक्टीरिया या फिर यीस्ट में जब हमने डाला तो उसके बाद क्या हुआ? हमने जो है इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं या फिर हम जो है ड्रग्स बनाते हैं या फिर हम कह सकते हैं हार्मोन या फिर वैक्सीन्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब कि ह्यूमन जीन हमने लिया, उसको बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया में डाल के वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमने जीन, मतलब कि हमने क्या किया? हमने डीएनए को चेंज किया। तो उसमें बैक्टीरिया में जाके हमने क्या किया? फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हमने प्रोटीन्स, ड्रग्स या फिर वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कराया, ठीक है। ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन, आपको पता ही होगा ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। जैसे पहले क्या किया जाता था? पहले जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन जो दिया जाता था वो एनिमल से लिया जाता था। एनिमल जैसे पिग हो गया, कौ हो गया, वहाँ से जो इंसुलिन मिलता था वो हम किस में देते थे? पेशेंट्स को देते। लेकिन अब हम क्या करते हैं? ह्यूमन इंसुलिन जो है वो खुद भी बना सकते हैं। एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ई कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। इसके थ्रू भी अब हम इंसुलिन को बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? ह्यूमन इंसुलिन लेते हैं, है ना, ह्यूमन इंसुलिन जीन लेते हैं, उसको बैक्टीरियल डीएनए के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। उसको जोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन बनाता है जिसे हम पेशेंट्स को जो है प्रोवाइड कराते हैं। उससे जो है डायबिटीज़ जो है वो ट्रीट होती है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल है इसमें, याद रखना। मैंने कहा पहला था ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन मैंने देखा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन भी इससे बनाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और तीसरा
ये दूसरा था। तीसरा है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस के लिए जो है, हेपेटाइटिस एक डिजीज़ होती है, इसमें लिवर इफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस के लिए जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एज ए प्रिवेंटिव मेजर हम उसको जो है बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें डीएनए को कट करके बैक्टीरिया में डालते हैं, उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं ड्रग्स, तो इसमें कुछ फायदे होते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? एफिकेसी जो है, सबसे पहले ड्रग की एफिकेसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि एफिकेसी का मतलब क्या होता है? ड्रग कितनी अच्छी से तरह से जो है अपना काम करती है, ड्रग जो है वो कितने अच्छी तरीके से अपना काम करती है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, इसकी मदद से बनाई गई जो ड्रग्स होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब कि वो कम डोज में भी जो है अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा रिजल्ट हमें दिखाते हैं और टारगेटेड ट्रीटमेंट देती है। मतलब कि वो अपने जो सिर्फ बीमारी वाले पार्ट पे जो है वो काम करती हैं और साइड इफेक्ट जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि एक ही टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स की क्वांटिटी को बना सकते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया या फिर यीस्ट जो होते हैं, इन जैसे सेल्स को यूज़ करते हैं जो कि ड्रग्स बनाते हैं। मतलब कि ये सेल जो है वो लैब में ग्रो करते हैं। ये जो बैक्टीरिया हमने लिया, यीस्ट लिया, ये सेल्स क्या करती हैं? लैब में ग्रो करती हैं और हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन बना सकते हैं। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होती है और जो सारे पेशेंट्स होते हैं, हर एक पेशेंट जो है उस तक क्या होता है? ड्रग ईजिली पहुँच पाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन तो है ही, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वायरी होगी रिलेटेड टू टॉपिक और नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप खाली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो उम्मीद रखना मैं जल्द से जल्द उस पर जो है वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।